बाल विकास परियोजना बीजाडांडी में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए रक्षा सूत्र बांधे गए। इस अवसर पर मंगल दिवस, किशोरी बालिका दिवस, अन्न प्रसन्न दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं, किशोरी बालिकाएं और समुदाय के अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विभागीय गतिविधियों एवं समुदाय की सहभागिता देने के लिए समझाइश दी गई। उक्त कार्यक्रम का आयोजन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न कराया गया है। प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मंडला ने बताया कि बुधवार को स्वगृह महाराजपुर मंडला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती मधुलिका उपाध्याय ने सरकार की कौशल विकास योजनाओं के बारे में बताया एवं इन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने हेतु महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को आरबीआई के निर्देश अनुसार कार्य करने एवं उसकी नीतियों के अनुसरण कर पालन करें और बैंक का एनपीए कम करें। उन्होंने अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा प्रदेश के अल्पकालीन ऋण, कृषि ऋण वसूली सर्वाधिक करने पर महाप्रबंधक एन.के. कोरी को सम्मानित करते हुए कमेटी की सराहना की है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने अग्निवीर कौशल प्रशिक्षण के कार्य योजना की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पैटर्न के आधार पर विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन कराएं, देश की रक्षा व देश की विकास की सहभागिता बने। कलेक्टर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के सैंपल पेपर का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल कराएं। 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों का चिन्हांकन कर सेमिनार का आयोजन करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों का चयन निर्धारित योग्यता के आधार पर मेरिट सूची अनुसार करें। अग्निवीर भर्ती के लिए आवश्यक शारीरिक मापदंड की शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करते हुए युवाओं को प्रोत्साहित भी करें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मंडला तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सीमांकन, बंटवारा, नामांकन एवं भूमि आवंटन से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों को समय पर निराकृत करें। अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत नक्शा तरमीम एवं समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा की। उन्होंने पटवारियों को निर्देशित किया कि तहसील कार्यालय में उपस्थित रहते हुए नक्शा तरमीम के कार्यों का निराकरण करें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मंगलवार की रात्रि को प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर निराश्रित मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करने की व्यवस्थाओं पर जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर के भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने सघन यातायात वाले मार्गों का अवलोकन किया। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने पथ विक्रेता एवं दुकानदार से चर्चा करते हुए डस्टबिन रखने के निर्देश भी दिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंडला के कुशल मार्गदर्शन एवं बैंक के महाप्रबंधक एन.के. कोरी द्वारा किए गए कुशल निर्देशन एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी कर्मचारी द्वारा किए गए अथक प्रयास से अल्पकालीन कृषि ऋणों की वसूली में प्रदेश स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंडला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें शील्ड, प्रशस्ति पत्र एवं 21,000 रुपये की राशि का चेक भी प्राप्त हुआ है, जिसके चलते बैंक के महाप्रबंधक एन.के. कोरी ने अपने समकक्ष कर्मचारी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। सर, अल्पकालीन कृषि ऋणों की वसूली में सम्मान दिया गया है, जिसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंडला इकाई को सम्मानित किया गया है। प्रथम पुरस्कार आपको मिला है। सर, कैसे हुआ यह और आपकी क्या कार्य योजना रही जिसपे यह उपलब्धि आपको मिली? मैं 8 अक्टूबर 2021 से महाप्रबंधक के पद पर यहाँ पर इंचार्ज में हूँ और लगातार मैं और मेरे साथी शाखा प्रबंधक, समिति प्रबंधक मिलकर ऋण वितरण का कार्य और वसूली का कार्य में विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसकी हम कार्य योजना बनाकर वसूली और वितरण का कार्य करते हैं। 2021-22 में हमारी 86% वसूली हुई थी और 2022-23 में 91.58 और 2023-24 30 जून 24 तक में 91.82%, जो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सर्वाधिक वसूली का प्रतिशत है। उसमें हमें प्रथम पुरस्कार दिनांक 23/8/2024 को अपेक्स बैंक के एमडी साहब और प्रशासक
और आरसीएस महोदय द्वारा दिया गया है। सर, जैसा कि शासन के द्वारा ऋण तो दिए जाते हैं, उन्हें माफ़ भी कर दिए जाते हैं, वह समय एक आप लोगों के लिए वसूली पे एक समस्या भी बनकर सामने आती है, लेकिन वह समस्या को भी आपने दरकिनार किया है और प्रथम पुरस्कार आपको मिला हुआ है। इसके विषय में किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अभी चुनाव की पीरियड में कुछ किसान थे तो उनको ये उम्मीद थी कि वो ऋण माफ़ी होगी। इसके कारण कुछ किसान कर्ज देने के लिए मनाही भी कर रहे थे, किंतु उनको समझाइश दी गई कि जिस पीरियड में भी आपका कर्ज रहेगा और यदि सरकार ऋण माफ़ी की योजना करती है तो आपको उस पीरियड का लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान में जमा करके 0% का लाभ लें और लोन प्राप्त करें और अपने व्यवस्था को सुधार कार्य करें, कृषि उत्पादन बढ़ावें। उन्होंने हम लोगों की बातों को ध्यान में रखा और समय में वसूली जमा किया गया। इसके कारण हमने यह उपलब्धि प्राप्त की है। सर, बहुत बहुत आपको बधाई और आपके टीम को भी बधाई कि आपने और आपकी जो मेहनत रही, आपकी टीम की मेहनत रही, जिसने यह उपलब्धि आपको मिली हुई है, प्रथम पुरस्कार आपको मिला हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। वन विभाग के वायर पैड फेंसिंग तार चोरी करने वाले 2 आरोपियों को थाना मोहगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। वन परिक्षेत्र वन थाना मोहगांव में दिनांक 22/8/2024 को 6 बंडल वायर बेड फेंसिंग तार की चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना मोहगांव में दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 186/24 धारा 303(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के संबंध में पतासाजी हेतु टीम का गठन किया गया और 2 आरोपियों के कब्जे से चोरी गई 6 बंडल वायर बेड फेंसिंग की कीमत 18,000 रुपए बताया गया है, जो बरामद की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मंडला कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 12 घंटे में चेन स्कैनिंग के मामले का खुलासा 2 आरोपियों एवं एक अपचारी से जबलपुर से आकर चेन स्कैनिंग की घटना को दिया था, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से मंगलसूत्र व स्कूटी कीमत करीब 1,40,000 का मसरूका जब्त किया गया है। इस घटना में कुल 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 513/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी हैं गोल्डी पिता प्रकाश पटेल, कुणाल पिता राकेश शर्मा तथा अन्य अपचारी बालक, तीनों निवासी रांझी जबलपुर के हैं। क्या हो गया है भैया? समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया है कि विभागीय अधिकारी अपने कोर वर्क पर फोकस करें, सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की समीक्षा करते हुए जाति प्रमाण पत्र, समग्र के EKYC, आयुष्मान पंजीयन में शेष कार्यों को 8 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जनसुनवाई में पहुंचे राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अंतर्गत निखिल कुमार शिव को दिव्यांग जेसिका शिव का संरक्षक नियुक्त कर लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया है। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अंतर्गत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रूप से दिव्यांग, बहुविकलांगता वाले दिव्यांगजनों के संरक्षक की नियुक्ति करने का प्रावधान है। संरक्षक को दिव्यांग व्यक्ति की संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार होता है। परिवहन विभाग मंडला द्वारा मंगलवार को शासकीय कला महाविद्यालय बमनी बंजर में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने लर्निंग लाइसेंस शिविर को लेकर अत्यंत उत्साह देखा गया। शिविर में महाविद्यालय के 47 छात्र छात्राओं ने लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा हाका गैंग का गठन कर नगर के मुख्य मार्गों में निराश्रित मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद किया गया। हाका गैंग द्वारा 140 निराश्रित पशुओं को कांजी हाउस में बंद किया गया एवं 10 निराश्रित पशुओं को गौशाला आमा नाला भेजा गया है। यह अभियान निरंतर चलाया जाना है। नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा नगर वासियों से अपील की गई है कि वे अपने अपने मवेशियों को अपने नियंत्रण में रखें एवं रोड में न छोड़ें। शहर के मुख्य मार्गों से आवारा मवेशियों को चिन्हित कर गौशाला एवं कांजी हाउस पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को मंडला में 9 आवारा मवेशियों को फूलसागर के गौशाला में भेजा गया है। नैनपुर में 13 मवेशियों को चिन्हित कर टैगिंग का कार्य किया गया है।
कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती संपतिया उइके को राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के सदस्यों ने बिलासपुर, पंडरिया, बिछिया, घनसौर, जबलपुर रेल लाइन निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को मंत्रालय दिल्ली प्रस्ताव भेजने हेतु अनुरोध पत्र सौंपा है। ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यदि 40% स्टेट में 1 लाख में मुख्यमंत्री जी के पास आ गया होगा। सर, आज आप कैबिनेट मंत्री जी से मुलाकात की, किस बात की है? मैं अनूप मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव, ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति, आदिवासी अंचल, गोंदिया जबलपुर क्षेत्र। आज हमने कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि भारत सरकार का एक सर्कुलर आया है कि यदि स्टेट 40% रेलवे लाइन का खर्चा व्यय कर ले तो नई रेलवे लाइन डाली जा सकती है। अभी ऐसा प्रयोग छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से डोंगरगढ़ एक लाइन इस तरह से डाली जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ 40% व्यय वहन कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी पंडरिया से जबलपुर एक रेलवे लाइन का निर्माण हो और उसमें प्रदेश अपनी 40% भागीदारी को वहन करे और 60% रेलवे मंत्रालय वहन करे। तो हमने कैबिनेट मंत्री जी को एक पत्र दिया है कि आप अपनी एक सिफारिश लिख के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करिए और रेलवे मंत्रालय को मुख्यमंत्री जी का अनुशंसा पत्र भेजिए ताकि वर्षों से लंबित बिलासपुर जबलपुर रेलवे लाइन का निर्माण हो सके। धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया गया? कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी ने कहा कि मैं स्वयं मिलके और इस विषय पे मुख्यमंत्री से चर्चा करके और पूरी कोशिश करूंगा कि वो रेलवे मंत्रालय को एक अनुशंसा पत्र लिखें जिसमें पंडरिया से जबलपुर रेलवे लाइन का निर्माण हो सके। क्षेत्र के बड़े बिजनेसमैन व रसूखोर को गंभीर अपराध का मामला दर्ज। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। मंडला के नैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम पिंडरई निवासी राजकुमार जैन ने आदिवासी नाबालिग बालक के साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया है। पीड़ित बालक के साथ आरोपी ने उस वक्त खेत में ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की जबकि आरोपी के खेत में काम कर रहा था। आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर दूसरे खेत ले गया और यौन शोषण करने का प्रयास किया। पीड़ित किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागा और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़ित की शिकायत पर जब जांच की गई तो तथ्य सामने आए और उसके मुताबिक आरोपी के विरुद्ध पास्को ST/SC एक्ट, अपहरण और बाल श्रम के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। पिंडरई क्षेत्र में एक शिकायत आई थी कि एक नाबालिग बालक के साथ जहाँ पे वो काम कर रहा था उस व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ की गई है और यौन शोषण करने का प्रयास किया गया है। शिकायत के आधार पर जांच की गई और उसमें ये तथ्य पाए गए। उसके आधार पर जो व्यक्ति राजकुमार जैन है उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है जिसमें पॉक्सो और SC/SC की धाराओं के साथ साथ अपहरण और बाल श्रम से संबंधित कानूनों को भी उसमें लगाया गया है। इस व्यक्ति के विरुद्ध 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और पुलिस की टीम से इनको गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। हाँ, ये दिनांक 25/8/2024 की घटना है। एक बालक है, उसके साथ पिंडरई के राजकुमार जैन के द्वारा लैंगिक हमला करने की घटना का हमारे पास रिपोर्ट आई थी, जिस पर हमने अपराध 7/8 500 एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। आरोपी अभी कुछ जो प्रथम कार्रवाई हो रही है उसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी आरोपी उसके पते पर नहीं है, इतना पता कर लिया है, उसको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। एक तरफ अच्छी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, परंतु जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई व अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल के प्राथमिक व माध्यमिक शाला में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। देखा गया है कि 1 से 5 तक की क्लासों को एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं और कुछ स्कूलों में वह भी नहीं है। दूसरी तरफ जर्जर स्कूलों में
पढ़ते बच्चों पर हमेशा ही खतरा बना रहता है। वहीं अतिथि शिक्षक स्कूलों में नहीं हैं। जिला सरकार को अतिथि शिक्षकों ने अपनी भर्ती हेतु आवेदन भी दिया है कि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। यही हाल शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में है, जहां पर सभी विषय के शिक्षक न होने के कारण विषय विशेष के छात्र छात्राएं निराश हैं। वहीं कुछ शिक्षक अटैचमेंट में भी चल रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षक की बेहद कमी आ गई है। छात्र छात्राओं के पालक भी चिंतित हैं। उनका भी यही कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक के न होने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके चलते सरकार को इस कदम उठाना चाहिए और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूर्ण किया जाना चाहिए। जो शिक्षक अटैचमेंट में चल रहे हैं, उन्हें उनके मूल कार्य में पुनः बुलाना अति आवश्यक हो गया है, जिससे कि शिक्षकों की कमी को पूर्ण किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई निरंतर चल सके, बच्चों का भविष्य भी संवर सके। सर, देखा जा रहा है कि हायर सेकेंडरी जो क्लासें हैं उसमें दर्ज संख्या अधिक देखी जा रही है। क्या कारण है, जबकि शिक्षक भी उतने नहीं हैं जो बच्चों को पढ़ा पाएं? लगातार देखा जा रहा है एडमिशन भी आपके यहाँ अभी चालू हैं, तो क्या ऐसा कारण है? कैसे पढ़ा पाते होंगे बच्चों को? कारण ये है कि जिला मुख्यालय में केवल एक हायर सेकेंडरी क्रमांक 2 है सामान्य बच्चों के लिए, जो सारे जिले के बच्चे लगभग यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ जाते हैं। मवई, बिछिया, घोरी, घोटा सभी जगह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि शहर में वो सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे टीचर मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाती उतनी अच्छी, इसलिए मैक्सिमम बच्चे यहाँ आने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो फर्स्ट डिवीजन के बच्चे हैं वो उत्कृष्ट विद्यालय में चले जाते हैं, थोड़ा सा गार्जियन जो पैसा खर्च करते थे वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, और शेष बच्चे जो अपने मंडल जिले के ऐसे बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो सारे बच्चे लगभग यहाँ एडमिशन का प्रयास करते हैं। और हम लोग एडमिशन देना किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा का सबका अधिकार होता है। तो हमारे यहाँ जो पदस्थापना है शिक्षकों की बहुत पहले की है, 30-40 साल पुरानी लगभग है, और टीचर्स अधिक है नहीं है। कमरे तो बढ़ गए हैं, तो हम लोग सेक्शन तो बढ़ा सकते हैं और बढ़ाए भी हैं, लेकिन हम टीचरों की व्यवस्था नहीं कर पाते। यदि अपने जिला मुख्यालय में एक हायर सेकेंडरी और यदि हो जाता है, जैसे बिंदिया है, वहाँ पर शायद जगह भी पर्याप्त है, मैं चूँकि वहाँ पर प्रिंसिपल रहा भी हूँ, तो यदि वहाँ हायर सेकेंडरी यदि हो जाता है, वो अपग्रेड हो जाता है स्कूल, तो जो यहाँ का प्रेशर बच्चों का ज़्यादा है एडमिशन का, वो कम से कम हो जाएगा, और अच्छी व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था है पढ़ाई जो बच्चों को मिल पाएगी, और बच्चा आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चे विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं। तो मेरा तो यही आप लोगों से कहना है कि यदि एक हायर सेकेंडरी और यदि हो जाता है उन्नयन में हाई स्कूल का, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय के लिए और जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बच्चों के लिए एक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जो उनको प्राप्त हो सकेगी। सर, 11th-12th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अभी जो आप पढ़ा रहे हैं? 11th-12th में यहाँ पर मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है और आर्ट्स विषय, 3 विषय संचालित हैं। 12वीं में हम लोगों ने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं, 11वीं में भी हमारे 4 सेक्शन हुए हैं, और 10वीं में हमारे 2 सेक्शन हैं, और 9th में भी 2 सेक्शन हैं। तो इतने सारे हमारे पास सेक्शन हैं, और लैंग्वेज विषयों के लिए एक एक टीचर उपलब्ध रहता है और सेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो निश्चित रूप से है जो कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। सर, देखा जा रहा है कि जो परीक्षा परिणाम आते हैं, वो परीक्षा परिणामों में दूसरे स्कूलों में देखा जाता है कि अच्छे परिणाम आते हैं, फिर हम कैसे कुछ पीछे रह जाते हैं? कारण यही है कि यहाँ बच्चे थोड़ा सा मतलब 3rd डिवीज़न के बच्चे कहना चाहिए, यहाँ पर जो शिक्षा में थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, पास तो हो जाते हैं, वो बच्चों को हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमारे टीचर ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और बच्चों की उपस्थिति चूँकि दूर दराज के रहते हैं, तो उपस्थिति भी चूँकि उनकी कुछ कम हो जाती है सत्र में, तो इन सब कारणों के कारण है जो रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। चूँकि इसी साल रिजल्ट कम आया है, नहीं तो हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि रिजल्ट अच्छा रहे, और हमारा पूर्व रिजल्ट 80-85% भी रहा है, 12वीं का 10th का भी 65% रहा है। लेकिन कभी कभी बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, या अनुपस्थिति के कारण, या दर संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि लगभग 850 बच्चे बता रहे हैं कि हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी एडमिशन चल रहा है उस पर, तो इनके बैठने की व्यवस्था, कक्ष व्यवस्थाएं, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि शिक्षा सबका अधिकार है,
तो हम बच्चों को एडमिशन से मना नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ 80 बच्चे भी 11वीं में एक सेक्शन में हो जाते हैं, तो हम लोग उनको पढ़ाते हैं, बैठक व्यवस्था बनाते हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, लेकिन हम बच्चों को मना तो नहीं कर सकते हैं। शासन प्रशासन से हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि यदि एक हाई सेकेंडरी और जिला मुख्यालय में यदि ओपन हो जाता है तो निश्चित रूप से उन बच्चों को अच्छी व्यवस्था शिक्षा की मिल पाएगी। सर, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है, जिसके लिए आपके पास खेल मैदान या फिर जो खेल किट्स आते हैं, जो प्ले किट्स आते हैं, वो पर्याप्त हैं आपके पास? खेल किट्स तो पर्याप्त हैं, लेकिन चूँकि खेल का मैदान नहीं है और खेल के मैदान ना होने के कारण आप लोगों को भी जानकारी है कि छोटा सा परिसर है, हमारे साइकिल ही पूरा मैदान है जो भर जाता है यहाँ पर, और कोई खेल मैदान ना होने के कारण अधिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। कुछ गेम्स ज़रूर यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन जिस स्तर के हम गेम्स चाहते हैं या हमारा शाला प्रबंधन समिति चाहता है उस स्तर के नहीं हो पाते हैं। और क्या चाहिए सर आपको स्कूल के लिए, क्या चाहते हैं आप? स्कूल के लिए तो मैं यह चाहता हूँ कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस विद्यालय को बहुत कुछ मिला है। सारे 11 कक्ष हमारे स्मार्ट बोर्ड के हो गए हैं और 8 कमरे कक्ष भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अब समय के अनुसार और हमें मांग हम शासन से करते हैं कि जो हमारा साइकिल स्टैंड है, यदि यहाँ साइकिल स्टैंड बन जाए नीचे और ऊपर 8 कमरे बन जाते हैं तो इस संस्था के लिए बहुत अच्छा होगा और बच्चों की जो व्यवस्था है शैक्षणिक व्यवस्था के लिए वो भी पर्याप्त कक्ष हो जाएंगे। थैंक यू सर। जाते जाते एक क्वेश्चन और था कि अपने यहाँ कोई ऐसा टीचर हो जो अटैचमेंट में हो? नहीं, अपने यहाँ ऐसा कोई शिक्षक अटैचमेंट में नहीं है, सारे टीचर्स पर है। तो अभी सर जैसा कि अटैचमेंट में बताया गया कि एक टीचर अटैचमेंट में है, क्या है कारण? चूँकि उत्कृष्ट विद्यालय में JEE और नीट की कोचिंग चलती रहती है और कंप्यूटर के बहुत से कार्य वहाँ पर चलते रहते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था के लिए एक जायसवाल जी को वहाँ पर है जो जिला प्रशासन के द्वारा अधिकृत किया गया। देखा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक को लेकर बार बार आवेदन निवेदन किया जा रहा है, क्या कैसी स्थिति बनी हुई है? श्रीमान जी, आप सबसे छिपा हुआ भी नहीं है। मंडला जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के मुझे तो लगता है इन 2 महीनों के दौरान, जुलाई से अगस्त के दौरान दर्जनों आवेदन निवेदन मैंने AC महोदय और जनसुनवाई आदि में कर चुके हैं, और मेरे अलावे भी व्यक्तिगत रूप से जिले भर से लोग, मुझे तो लगता है रोज 10-20 आवेदन कलेक्टर महोदय के पास, AC महोदय के पास आते होंगे। आज भी जनसुनवाई में मुझे लगता है दर्जनों आवेदन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंध शिकायत लेकर हुई होंगी। श्रीमान जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम माननीय सहायक आयुक्त महोदय मंडला से मुलाकात करते हैं इस संबंध को लेकर के, उनके द्वारा साफ कह दिया जाता है या फिर किसी के द्वारा कहलवाया दिया जाता है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती व्यवस्था राज्य से है, स्टेट से है, DPI से है, जनजाति मंत्रालय से है, कार्य विभाग से है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब वहाँ से है तो अन्य जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी हुए या सहायक आयुक्त हुए वो भर्ती क्यों कर रहे हैं? डिंडौरी, शहडोल और बालाघाट, तरह तरह इन सभी जिलों का हमने आदेश देखे हैं, वहाँ बराबर जहाँ पर ऑफलाइन व्यवस्था नहीं है वहाँ ऑनलाइन भर्ती हो रही है। माननीय DO महोदय के यहाँ भी जाकर देखा मैं, उनने भी ऑनलाइन भर्ती चूँकि कर ली है अपने मॉडल स्कूलों में, परंतु मंडला AC साहब पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, या क्या व्यक्तिगत बुराई है शिक्षा व्यवस्था से मंडला की, मुझे समझ में नहीं आता। मैं निवेदन करता हूं बार बार, आज भी मैं जनसुनवाई इस विषय को लेकर आया था, बल्कि AC महोदय ने अपर कलेक्टर महोदय के सामने जवाब भी दिया है। पर मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी कि मंडला जिले के, क्योंकि मंडला जिले में सरकारी स्कूल में मुझे लगता है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्सों को भी नहीं पता, कोई वास्ता ही नहीं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या होना चाहिए। वे गैर जागरूक हैं जिनका नाजायज फायदा मंडला जिले का शिक्षा से जुड़ा विभाग उठा रहा है। निवेदन करता हूं बार बार, अगर अभी आजकल परसों की स्थिति में भर्ती नहीं होती तो विशाल प्रदर्शन मंडला जिले के पेरेंट्सों के साथ, मंडला जिले के अतिथि शिक्षकों के साथ हमको करने के लिए मजबूर होगा, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जिला शिक्षा प्रशासन की होगी। मैं PD खेरवार मंडला से। सर, यहाँ पर जनमांग है कि एक हायर सेकेंडरी हाई स्कूल का उन्नयन होना चाहिए, क्योंकि 2 ही स्कूल हैं जिनमें दर्शन के बहुत बढ़ रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो 2 हैं उनमें दर्शन के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, भार बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, जिला मुख्यालय पे जो है बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं और संस्थाएं 2 है जो हाई सेकेंडरी लेवल की है,
निश्चित ही बच्चों की मांग के हिसाब से उन्नयन की आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि मंडला में जो शिक्षा व्यवस्था है वह शिक्षकों की कमी के कारण चरमराई हुई है। अतिथि शिक्षक की भर्ती भी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो शासकीय स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, जिसमें मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से हम यहाँ पर जिला पंचायत में इस पद पे बैठे हैं, तब से देखा जाए तो शुरुआत में काफ़ी भ्रमण किए, करीब 200 से ज़्यादा स्कूल, तो 60% ऐसे स्कूल पाए गए जो प्राइमरी से लेकर मिडिल भवन की कमी है। कई ब्लॉक में जैसे कि मवई, घुघरी, नारायणगंज, मोहगांव, यहाँ पर शिक्षकों की कमी और कई तो शिक्षक विहीन शाला में। तो ऐसा पहले की इस टाइप की व्यवस्था जो की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है और शिक्षा के प्रति मतलब जो अधिकारी तत्कालीन जो पहले थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि किसी का भी ट्रांसफ़र कर दिए और उस स्कूल में जबकि कोई नहीं है तो किसको भरोसे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने अभी हम लोग शिक्षा समिति की 2 बैठकों में दोनों प्रस्तावित भी किए हैं और सभी अतिशेष शिक्षकों की सूची मांगी गई है, जो कि ऐसा होने पर उन शिक्षक विहीन शालाओं में जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी। और गलती मुझे तो शासन की समझ में आ रही है कि ऊपर मध्य प्रदेश स्तर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, वैसे मध्य प्रदेश के मैक्सिमम ज़िले में ये हालत है, क्योंकि हम लोगों की बैठक हुई थी तो सभी की ये कंप्लेंट थी। शिक्षकों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। अतिथि शिक्षक 3 महीने होने जा रहे हैं, लगभग 3 महीने स्कूल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती जो मंडला में कहा जाए तो 3000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं जिनके भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं। कई बार हमने खुद प्रस्ताव पहुंचाए, लेकिन अभी तक भोपाल स्तर से ही इसमें कमी पाई जा रही है। यहाँ लोकल स्तर में होता तो हम लोग जैसे भी है वो व्यवस्था बना लेते। या तो मध्य प्रदेश शासन को ये करना चाहिए कि बोल दें कि गवर्नमेंट स्कूल, मुझे तो ऐसा लगता है देखकर स्थिति कि स्कूलों को बंद करने की साजिश चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से 60% भवन जर्जर हालत में है और नए भवन भी स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, अधिकारी रिटायर होने के बाद उसकी कमी पूरी नहीं की जा रही है, इसका मतलब क्या है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये पूरी गलती है जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका मैं मीडिया के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कोई विधानसभा में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा माध्यम मीडिया है कि जहाँ तक मैं मंडला में देख पा रहा हूँ और इस पद पर आसीन हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पूरा एक तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो कि गांव-गांव में शिक्षा की कमी और उसी से विकास होगा। आप लाखों योजनाएं ले आए तो वो कहीं ना कहीं अधिकारियों तक ही सीमित रहेगा। जहाँ तक गांव में अगर किसी योजना को अच्छी तरह से लागू करना, तो वहाँ उस गांव का विकास तभी संभव है जब वहाँ के बच्चे से लेकर सब शिक्षित हों और शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश शासन को होना चाहिए कि ये ध्यान दें। और मेरी ओर से बस मीडिया के माध्यम से यही बार बार आग्रह है कि ऐसा ना करें, नहीं तो मुझे लगता है कि 1-2 पीढ़ी ये बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि 5वीं से 8वीं पहले ही 12-13 साल पहले जो पास कराए गए, उसके कारण पूरी बाद का एजुकेशन पूरा ख़त्म हो गया। क्योंकि 5वीं या 8वीं आप ऐसे ही पास करा देंगे तो वो बच्चा कभी भी 10वीं पास नहीं कर पाएगा, और जैसे तैसे पास भी कर गया तो वो सिर्फ साक्षर होगा, उसको नौकरी नहीं मिलनी। आजकल नौकरी भी ख़त्म हो गई, तो वो क्या करवाएगा? ले दे के जितने भी जो स्कूल हैं, शिक्षाएं चल रही हैं, तो अच्छे से अगर चलाना ही है मध्य प्रदेश शासन को, तो अच्छी तरह से भर्तियां कराएं और स्कूल संचालित करें। ये मेरा बार बार मीडिया से आग्रह है कि वहाँ तक मीडिया के माध्यम से न्यूज़
जाए। धन्यवाद। सर, एक छोटी सी बात थी कि अगर देखा जाए तो शहर में जो उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर भी शिक्षकों की कमी है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार के द्वारा जेई नीट पर अभी जो उपलब्धि गिनाई गई, लेकिन वहीं तीसरी बात यह देखी जाए कि जहाँ बच्चों की न्यू शुरू होती है और वही न्यू पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केवल बच्चे आते हैं स्कूल, मध्याह्न भोजन करते हैं, चले जाते हैं, और कहीं कहीं तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। यही बात देखी गई, भवन भी ठीक ठाक नहीं है, बच्चे दूसरे के घरों में जाकर पढ़ रहे हैं, दूसरे के घरों में जाकर खाते हैं। वहीं ऐसी स्थिति आज बन गई है स्कूलों की। आज उत्कृष्ट विद्यालय जो कि मुख्यालय में ही है, वहाँ पर भी शिक्षकों की कमी है। इस विषय में क्या विचार रहेंगे आपके, क्या कहेंगे सरकार को आप? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि आप भी बोल रहे हैं कि न्यू बर्बाद है, मतलब अगर न्यू ही नहीं, ढांचा सही नहीं होगा तो आगे क्या पढ़ेंगे। ये जो पिछले तत्कालीन कलेक्टर के माध्यम से जो और भी किया गया, पहले की बात अलग थी कि नीट के थ्रू आईआईटी मेडिकल में एडमिशन हो जाते थे। मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल में कुछ एडमिशन हुए होंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बार बार पेपरों में देते हैं तो ये भी एक मजाक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैटेगरी के कारण और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो भी जाते हैं, लेकिन क्या उनका सही मायने में किस आईआईटी में एडमिशन हुआ इसकी जानकारी लाके बताएं कि वाकई कोई वहाँ पढ़ रहा हो। और यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में तो जबकि मंडला का वो नंबर 1 स्कूल कहलाता है, जहाँ पे शिक्षक ही नहीं, प्रिंसिपल नहीं है रेगुलर। उसके बाद ये 5वीं 8वीं जो मैंने बताया अभी पूर्व में कि गांव से ही बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो किसके लिए उत्कृष्ट और ये विद्यालय है। आप पूरे ज़िले में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जो कि अभी सारे सब्जेक्ट भी नहीं हुआ। अभी पिछली बैठक में मैंने एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट बंद करने पे वहाँ की प्रिंसिपल महोदया को मैंने बोला भी था, जो कि वर्तमान में वो बीओ भी हैं, कि किस कारण से बंद कर दी। मतलब इस टाइप का मोटिवेशन करते हैं शिक्षक कि वो सब्जेक्ट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इस टाइप की कमी है। और जब वो वहाँ से अच्छे से पढ़ के नहीं आएंगे तो क्या नीट और जेई के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सब, अगर गलती से ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिए तो मेन एग्ज़ाम में तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। तो ये क्या मतलब है ये सब करने का। उनकी व्यवस्था ऐसी